हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेप कोडिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिनिटी प्रोपेगेशन के बारे में। यार, एफिनिटी प्रोपेगेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊं, थोड़ा सा एक डिटेल दे देता हूं, ओवरव्यू बता देता हूं आपके बारे में। के मीन्स क्लस्टरिंग। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, सबसे बढ़िया एल्गोरिदम हमने देखा था यार, के मीन्स एल्गोरिदम। तो के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में क्या होता था कि हम क्या करते थे, लेट से हमारे पास कुछ ऐसा डेटा सेट पड़ा हुआ है, राइट। लेट से हमारा ये कुछ ऐसा डेटा सेट पड़ा हुआ है, और हम क्या करते थे, यहाँ पर हम अपने जब एल्गोरिथम को बनाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, उस टाइम हम क्या करते थे, क्लस्टर की वैल्यू पास कर देते थे। लेट से मैंने क्लस्टर की वैल्यू दे दी 4 दे दी। ये क्या करता था, क्लस्टर की वैल्यू के हिसाब से ये क्या करता था, 4 ग्रुप्स बनाता था जिनकी सिमिलरिटीज वगैरह मैच होती थी, उसके हिसाब से 4 ग्रुप बनाता था। और इस पूरे डेटा को वहीं पे ग्रुपिंग कर देता था 4 पार्ट में, राइट। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता था, क्लस्टर की वैल्यू हमें पता होती थी, वो हम पास कर देते थे, काम कर जाता था। बट सपोज मान लो आपको क्लस्टर्स की वैल्यू पता ही नहीं है कितनी हो सकती है, कितने ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं, कितने क्लस्टर बन सकते हैं, तब आप क्या करोगे। तो यहीं पे काम आता है यार हमारा एफिनिटी प्रोपेगेशन। एफिनिटी प्रोपेगेशन में क्या होता है कि आपको इन जो क्लस्टर की वैल्यू है ये आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, लेट से यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि लेट से हमारा डेटा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, लेट से हमारा कुछ डेटा ऐसा पड़ा हुआ है, अब आपको पता ही नहीं है कि मैं इसके कितने ग्रुप्स बना सकता हूँ या कितने इसमें क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस डेटा सेट को पास कर दूंगा एफिनिटी प्रोपेगेशन के पास। और ये क्या करेगा, एक एल्गोरिथम रन करता है। बेसिकली इसके मैथमेटिक्स जो बिहाइंड होती है वो क्या यूज करती है, सिमिलरिटी मैट्रिक्स यूज करती है। सिमिलरिटी मैट्रिक्स यूज करती है, अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स, सिमिलरिटी मैट्रिक्स पहले बनती है, फिर उसके हिसाब से एक सिमिलर ही अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स बनती है, क्राइटेरिया मैट्रिक्स बनती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनती है। उसके बेस में डेटा जज होता है, और वो फिर ग्रुपिंग फॉर्म करना शुरू कर देता है या क्लस्टर बनाना शुरू कर देता है। इसमें होता क्या है, ये सब बनता कैसे है, सिमुलेटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है, किस पर बनती है, एक्चुअली होता क्या है इसमें कि ये जैसे एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, लेट से मैं ये वाला लेता हूँ। ये क्या करता है, ये डेटा पॉइंट सारे डेटा पॉइंट क्या करेगा, एक एक करके सभी को अपना मैसेज भेजेगा, सेंड टू मैसेज करेगा। मैसेज भेजता है, जैसे ही मैसेज इसने भेजा तो ये क्या करते हैं, इसको रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं, रिवर्ट करते हैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सिमिलरिटीज़ को इसको सेंड करेंगे। उसके बेसिस में क्या होगा, ये जज करेगा आखिर मुझे किसकी ओर जाना है, किस फ्रूट की ओर जाना है। तो ऐसे ही जब ये सभी को सेंड करता जाएगा, ऐसे ही करते करते ये सारे डेटा सेट को सेंड करेगा, सारे डेटा सेट इसको रिप्लाई करेंगे। सेम इसके साथ होगा कि ये सभी डेटा सेट को सेंड करेगा, ये सारे डेटा सेट इसको रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते करते इनके बीच में एक क्लस्टरिंग बनती चली जाएगी। लेट्स से हमारे पास अभी के लिए इसमें सेंटर पॉइंट्स कितने थे, 4 थे, तो ये भी कुछ ऐसा करके इसमें डेटा को कैटेगराइज करता चला जाएगा और 4 क्लस्टर्स ये बना लेगा। लेकिन क्लस्टर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में पास इस पर नहीं की थी, तब ये क्या करेगा, 4 क्लस्टर्स बना लेगा। किस बेसिस में, इनकी अवेलेबिलिटी, सिमिलरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब में, जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स दिया होगा उसके हिसाब से ये क्लस्टर बनता हुआ चला जाएगा। तो एक चीज़ है, इसका बेनिफिट क्या है इसका यूज़ करने का, एक तो आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने वाले हैं आप वो नहीं भेजना पड़ता है, ये चीज़ हो गई। ये अपने बिहाइंड में कुछ मैथ्स लगाता है, सिमिलरिटी मैट्रिक्स एंड ऑल, उसके बेसिस में ये क्या कर देता है, क्लस्टर बनाना शुरू करता है। और एक चीज़ मैं बात करूँ यार कि रियल लाइफ में एग्जांपल के रूप में, तो इसमें होता क्या है, जो जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था, इसके जो डेवलपर्स हैं, उनका मानना ये है कि ये कंप्यूटर विजन या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है। ये एल्गोरिथम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कैसे, तो एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जैसे आपको किसी फेसेस को डिटेक्ट करना है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर मैं बात करूँ, ये क्या करता है, बहुत सारे लेट से आपने एक क्लस्टर दे दिया फेसेस का, तो क्या करेगा कि जो सिमिलर वाले फेसेस होंगे या किसी एक पर्सनल के किसी एक बंदे के फेसेस होंगे, उनको कैटेगराइज करके ग्रुपिंग बना देगा। दूसरे बंदे की फोटोज़ की उनको ग्रुप बना देगा फेसेस का। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसा उसके डेवलपर्स का मानना है। ठीक है, तो ये हो गया रियल लाइफ यूज। और ये हो गया हमारा एफिनिटी प्रोपेगेशन। इसका क्या बेनिफिट है, आपको यहाँ पे क्लस्टर्स की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और अलग अलग क्लस्टर्स बना देता है अपने डेटा के हिसाब से। बैकएंड मेथड क्या यूज होता है, मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स की तरह ये क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक डेटा सेट क्या करेगा, दूसरे डेटा सेट को मैसेज सेंड करेगा, और उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स आएगा वैसा ही क्लस्टर बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये हुआ यार एफिनिटी प्रोपेगेशन के बारे में। और हम बात करेंगे अब इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसका मॉडल को ट्रेन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम डेटा सेट लोड करेंगे। तो यार मैंने मॉल कस्टमर डॉट सी एस वी डेटा सेट लिया है। ओके, तो आप सर्च मारोगे तो आपको कैगल पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा को पहले लोड करते हैं हम। डेटा इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी। ठीक है, इधर हम डाल देंगे अपने सी एस वी का पाथ। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा डेटा सेट। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं इसका हेड प्रिंट करके। ओके यार, ये हमारा डेटा सेट है। कस्टमर आईडी दिया है, जेनर दिया है, एज दिया है, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है, ये सिंपल डेटा सेट है। तो यार हम एफिनिटी प्रोपोगेशन जो क्लस्टरिंग करेंगे, ओके, तो इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम सिर्फ इसमें का 2 फीचर्स देंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी तो वैसे हमारे काम की नहीं है। ओके, तो बाकी बचे 4 फीचर्स में से हम सिर्फ 2 फीचर लेंगे, एज और इनकम। ठीक है, इसके बेसिस पे हम अपना क्लस्टर फॉर्म करेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम चारों फीचर लेते तो प्लॉट करने में, ठीक है, मुश्किल आता है। ठीक है, प्लॉट अच्छे से नहीं हो पाता और आपको अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाता। तो अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एफिनिटी प्रोपोगेशन का इम्प्लीमेंटेशन देख सके, ठीक है, उसके लिए हम 2 ही फीचर्स लेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो यार मैं इसको पहले स्लाइड कर देता हूँ। तो डीएफ में हम डालेंगे डीएफ इक्वल टू डेटा। ठीक है, तो सारे रोज ले लेंगे हम, और हमें कौन सा कॉलम चाहिए, 3rd और 4th वाला। ओके, एज और एनुअल इनकम। ठीक है, तो हमारा डीएफ बन गया। एक बार इसे चेक कर लेते हैं डीएफ को। ठीक है, तो एज आ गया और एनुअल इनकम आ गया। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं हम कि कितने रोज है हमारे डेटा सेट्स में। ठीक है, 200 रोज है और 2 कॉलम्स, एज और इनकम। ठीक है, तो यार ये हम अब डेटा को स्केल करेंगे। ठीक है, तो यार एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप हम अपने डेटा को स्केल कर देंगे, ताकि जो क्लस्टरिंग है वो अच्छे से परफॉर्म हो पाए स्केल डेटा सेट पे। तो हम लिखेंगे इधर स्केल्ड डीएफ इक्वल टू स्केल डीएफ। रन कर देते हैं, रन हो गया। अब अपना डेटा फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर स्केल नहीं हुआ। ओके, तो हमने स्केल डीएफ में लिया था। ओके, तो स्केल हो गया हमारा डेटा सेट। नाइस। तो हमने प्री प्रोसेसिंग पार्ट कर लिया, जो जो हमें फीचर्स दिए थे वो फीचर्स हमने ले लिए, और हमने डेटा को स्केल भी कर दिया। अब हम अपना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले तो इंस्टॉल करेंगे एपी क्लस्टर पैकेज। ओके, जिसमें हमारा एफिनिटी प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है। तो एपी क्लस्टर, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा एपी क्लस्टर पैकेज इंस्टॉल हो गया है। ठीक, यही हमारा एफिनिटी प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है। तो हम बनाते अपना मॉडल, इधर आ जाएगा एपी क्लस्टर। पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें एपी क्लस्टर को। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एपी मॉडल, एपी क्लस्टर। तो यार हमें पहले देना पड़ेगा अपना डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली है हमारा नेगेटिव डिस्टेंस मैट्रिक्स। ओके, ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो ये r इक्वल टू 2 क्या है, ये बेसिकली हमारा एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो स्क्वायर डिस्टेंस रहेगा। लेट से 2 पॉइंट है हमारे पास, x1 y1 और x2 y2। ठीक, तो इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने r इक्वल टू 2 पास किया इधर। ओके,
तो ये नेगेटिव डिस्टेंस मैट्रिक्स देगा, जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव्स में देगा। ठीक है, तो एपी क्लस्टर इसका यूज करके क्लस्टर्स फॉर्म करेगा। ओके, तो नेगेटिव डिस्टेंस मैट्रिक्स हो गया। अब देंगे हम अपना डेटा सेट। ठीक है, तो डेटा सेट हमारा क्या था, स्केल्ड डीएफ। ओके, ट्रेन कर देते, बन गया। अब हम प्लॉट करके इसको विजुअलाइज भी करते हैं। प्लॉट एपी कॉमा हमारा डेटा सेट स्केल्ड अंडरस्कोर डीएफ। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि हमारे क्लस्टर्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर बना है, ये एक, ये इधर एक। ओके, काफ़ी क्लस्टर्स बने। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है यार, 13 क्लस्टर बन गए। ओके, तो अगर आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिक्रीज करने हैं तो आप उसे आर को इंक्रीज करके कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ हमारे 13 क्लस्टर्स बने थे। ठीक है, तो अगर मैं आर की वैल्यू को 5 कर दूं, ठीक है, अब अपना प्लॉट करके देखूं तो हमारे जो नंबर ऑफ क्लस्टर है वो डिक्रीज हो गए। अब हमारे पास 6 क्लस्टर है। उसी तरह मैं आर को 15 कर दूं तो भी हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब कितने आ गए क्लस्टर, 4 क्लस्टर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नंबर आर को इंक्रीज और डिक्रीज करके नंबर ऑफ क्लस्टर भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एफिनिटी प्रोपोगेशन यूज किया आर में। ओके, और उसकी मदद से हमने बनाए क्लस्टर्स। तो होप करता हूँ आपको एफिनिटी प्रोग्राम का प्रोपोगेशन का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से हमने डेटा लोड किया, उसके बाद उसको प्री प्रोसेस किया, स्केल्ड किया, फिर एपी क्लस्टर की मदद से हमने उस पर एफिनिटी प्रोपोगेशन एल्गोरिथम लगाया। ओके, तो हमें एपी क्लस्टर को क्या क्या देना पड़ा था, एक तो नेगेटिव डिस्टेंस मैट्रिक और हमारा डेटा सेट। ठीक है, तो यार यही था एपी क्लस्टर एफिनिटी प्रोपोगेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। होप करता होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।